काले रंग के होते थे, इसीलिए इसको श्यामपट्ट कहा जाता है, क्योंकि श्याम का मतलब ही क्या होता है, काला वर्ण या काला रंग आप इसे कह सकते हैं। चिन्ह की परिभाषा के अनुसार यह एक व्यापक शब्द है जिसकी श्रृंखला, किसकी श्रृंखला शामिल होती है, जिसमें किस चीज की श्रृंखला को हम शामिल करते हैं। तो चिन्ह यानी किसी भी चीज के सिंबल को ही बात हो रही है। और जब उसकी परिभाषा को हम बताते हैं तो संकेत, व्याकरण या नियम, विभिन्न संप्रत्ययों की श्रृंखला, केवल अनुकरणीय वस्तुएं या फिर प्राकृतिक वस्तुएं। तो जब भी हम सिंबल की बात करते हैं किसी प्रकार के चिन्ह की, तो उसमें अलग अलग प्रकार के संप्रत्ययों की क्या होती है, श्रृंखला होती है। मतलब किसी भी शब्द को या किसी एक चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको परिभाषित करने के लिए हमने क्या कर दिया, एक सिंबल बना दिया। तो चिन्ह क्या करता है, उसके पूरे अर्थ को दर्शाता है। तो ये क्या है, विभिन्न संप्रत्ययों की एक श्रृंखला है। संकेत के संबंध में सबसे अमूर्त या सबसे महत्वपूर्ण क्या माना जाता है, यह वस्तु या संप्रत्यय की तरह दिखाई नहीं देते, यह परंपरा पर आधारित होता है, यह सबसे अधिक अमूर्त होते हैं, यह केवल विशेष परिस्थितियों में समझा जाता है। तो जब भी हम सिग्नल या फिर संकेत की बात करते हैं, तो संकेत जो है अमूर्त माने जाते हैं। अमूर्त क्यों माने जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, सबसे अधिक अमूर्त होते हैं। अमूर्त का मतलब क्या होता है, अमूर्त का मतलब होता है जो कैसे हैं, अपरिवर्तनशील होते हैं। मतलब किसी चीज के लिए कोई सिंबल अगर बना दिया गया है तो जल्दी उसमें कोई परिवर्तन आपको देखने को लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कैसे होते हैं, मूर्ति रहित, मतलब इस पर किसी प्रकार की कोई चीज आपको बनी हुई नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए अमूर्त का अर्थ ऐसा होता है कि जिसका भौतिक रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता, उसे हम अमूर्त कहते हैं। ठीक है, मतलब जिसको जो भावों से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जैसे आप प्रेम, खुशी, ठीक है, मतलब ये क्या है, भावनाएं हैं। ठीक है, ये भावनाएं कैसी, अमूर्त हैं, आप इन्हें देख नहीं सकते। तो सिंबल्स भी जो है वो इसी चीज से जुड़े होते हैं। मतलब जिसको आप बोलकर व्यक्त नहीं कर सकते, सिंबल उसको क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो जैसे आप अलग अलग तरह के चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, आप टेक्सटिंग कर रहे हैं, उसमें आप इमोजी इस्तेमाल करते हैं। वो इमोजी क्या दर्शा रहा है, आपके भाव दर्शा रहे हैं, वो भाव जो आप बोलकर बताना नहीं चाहते। ठीक है, फिर विलगेम और सिविल ने चिन्हों के मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा है, 2 वर्गों में, 3 वर्गों में, 4 में या 5 में। तो विल्हेम और सिवेल ने जो चिन्ह है उनको 3 वर्गों में बांटा है। वह चिन्ह जो संदर्भ से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखता है किस प्रकार का चिन्ह कहलाता है। मतलब ऐसा सिंबल जो किसी चीज से सीधा संपर्क नहीं रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, पिक्टोरियल चिन्ह, शाब्दिक चिन्ह, डिजाइन चिन्ह या फिर फैलोग्राफिक चिन्ह। ठीक है, तो जिस चीज का किसी भी चीज को दर्शाने से डायरेक्टली उसका कोई क्या है, कांटेक्ट नहीं है, उसे हम शाब्दिक अर्थ कहते हैं। मतलब जरूरी नहीं जो शब्द आपको दिख रहा है वो उसी अर्थ को दर्शाएगा, उसका मीनिंग कुछ और हो सकता है, क्योंकि किसी अलग संस्कृति में, किसी अलग जगह पर उसके अर्थ को किसी और चीज से समझा जा सकता है। तो इसलिए शाब्दिक चिन्ह जरूरी नहीं कि शब्द के आधार पर अगर आपको कोई सिंबल दिख रहा है तो वो उसी शब्द के अर्थ को दर्शाता हो। आइकॉनिक उपागम का अधिकतम प्रयोग कहाँ किया जाता है, दूर दराज के गांवों में, प्राथमिक कक्षाओं में, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में या फिर बहुभाषी यात्राओं या स्थानों पर। तो जब भी हम आइकॉनिक उपागम की बात करते हैं, आइकॉनिक उपागम का इस्तेमाल बहुभाषीय यात्राओं या स्थानों पर किया जाता है। ठीक है, तो जहां पर आपने देखा, जैसे आप बात कर रहे हैं किसकी, एयरपोर्ट की बात कर रहे हो आप, ठीक है, या फिर आप रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपने ये देखा है कि जो लोग हैं वो अलग अलग भाषाओं को जानने वाले लोग भी वहां पर आते हैं। और इसलिए वहां पर हम ऐसे चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं जो एक नहीं कई भाषाओं में जो है उनको अ, उससे जो है लोगों को सूचनाएं दी जा सकती हैं। फिर मौखिक अभिव्यक्ति एक प्रमुख उद्देश्य छात्रों में किसका विकास करना है, लेखन कौशल का, तर्क शक्ति का, सफल और आदर्श गुणों का विकास करने का, या फिर केवल साहित्य के विकास करने का। तो मौखिक यानी ओरल संप्रेषण की जब भी हम बात करते हैं, ये आपके अंदर सफल और आदर्श गुणों का क्या करती है, विकास करती है। मतलब अच्छे गुणों को आपके अंदर लाने के लिए ये कार्य करती है। मानव जीवन का अनिवार्य अंग किसे बताया गया है, मानव जीवन के अनिवार्य अंग के रूप में
पठन कौशल है, स्वास्थ्य यानी आपकी हेल्थ है, अनुशासन है, या मौखिक अभिव्यक्ति है। तो मानव जीवन का जो अनिवार्य अंग माना जाता है वो क्या है? एक मौखिक अभिव्यक्ति, मतलब जिसमें आप अपनी बातों को आप बोलकर व्यक्त कर सकते हैं, अपने भावों को बोलकर व्यक्त कर सकते हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति हमारे लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। मौखिक अभिव्यक्ति में दैनिक जीवन के महत्व का क्या आधार है? केवल वाद विवाद प्रतियोगिता करना, हर एक काम को बोलकर होता है, या केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त होता है, या सिर्फ व्यावसायिक ज्ञान मिलता है? तो मौखिक अभिव्यक्ति हमारे लिए इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम हर एक चीज को क्या करते हैं? बोलकर। तो आपके सामने कोई व्यक्ति आता है, तुरंत आप उससे उसके बारे में पूछ लेते हैं, उसके काम के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे दैनिक जीवन में बोलने का बड़ा ही महत्व देखने को मिलता है। भाषा शिक्षण में सबसे पहले क्या बच्चा जो है वो क्या सीखता है? लिखना, पढ़ना, बोलना, या व्याकरण? तो जब भी हम किसी भाषा को सीखते हैं, आपने देखा है, आप भाषा को अनुसरण के माध्यम से सीख लेते हैं। तो जो भी बातें आपके सामने बार बार रिपीट हो रही हैं, आप उसको बोलने लग जाते हैं। तो भाषा शिक्षण में बोलने का विशेष महत्व हमें देखने को मिलता है। ज्ञान अर्जन यानी ज्ञान प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण साधन किसे मना बताया गया है? लिखित भाषा को, मौखिक भाषा को, पाठ्य पुस्तकों को, या फिर चित्रकला को? तो ज्ञान प्रदान करने या ज्ञान को सीखने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साधन मौखिक भाषा है। क्यों? क्योंकि मौखिक भाषा के माध्यम से, हमने पहले भी बात की थी जब टॉपिक पढ़ा था, कि मान लीजिए आपको किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करना है, ठीक है, अध्यात्म का ज्ञान आप चाहते हैं, ठीक है, धार्मिक ज्ञान आप चाहते हैं, ठीक है, तो लोगों को देखा आपने सभाओं में जाकर, ठीक है, या किसी प्रकार के सम्मेलन में जाकर भी वो गुरु से ज्ञान जो है बोलकर प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें बोलकर जो है बातों को सिखाया या बताया जा सकता है, अध्यात्म के बारे में सिखाया जा सकता है। तो मौखिक भाषा जो है वो बोलकर ज्ञान प्राप्त करने का भी क्या है? एक महत्वपूर्ण साधन है। फिर भाषा की ध्वनियों को जिन लेखों के द्वारा प्रकट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो भाषा की ध्वनि को जिसके द्वारा लिखित रूप में प्रकट किया जाता है उसे वर्णमाला, लिपि, लिपि चिन्ह, या ध्वनि? तो जब भी आप भाषा को लिखित रूप में लिखते हैं उसे हम लिपि चिन्हों के माध्यम से प्रकट करते हैं, तो उसे हम लिपि के नाम से जानते हैं। लेखन कौशल की अशुद्धियों को दूर करने के लिए, लेखन की अशुद्धियों को दूर करने के लिए भाषा शिक्षक को अक्षर विन्यास की शुद्धता के साथ साथ किसका ध्यान देना चाहिए? विराम चिन्हों का, छंद का, ध्वनियों के उच्चारण स्थान का, या शब्दों के अर्थ का? तो लेखन की अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें हमेशा अपने ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो आप बोलते हैं वही आप क्या कर रहे हैं? लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपका उच्चारण सही होगा तो आपकी वर्तनी भी क्या होगी? शुद्ध होगी। किस अभ्यास को प्राचीन काल में मात्राओं का शुद्ध ज्ञान कराने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे लेखन में कम त्रुटियां होती हैं? व्याकरण का समुचित ज्ञान, वाचन का अभ्यास, बाराखड़ी का अभ्यास, या शुद्ध लेखन का अभ्यास? तो प्राचीन काल में आपने देखा है कि मात्राओं का सही ज्ञान कराने के लिए बच्चों को क्या सिखाई जाती थी? बाराखड़ी, मतलब कि मात्राएं की, छोटी की बड़ी की, छोटे ऊ की बड़े ऊ की मात्राओं का उन्हें बार बार रिपीटेशन कराया जाता था, ताकि उनकी मात्रा संबंधी जो उच्चारण है, मात्रा संबंधी जो अशुद्धियां उसको दूर कर सके। फिर अनुशासन में अंग्रेजी प्राय शब्द डिसिप्लिन की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? किस शब्द से हुई है, सॉरी? डिसेंट, डिस्पल, डायरेक्ट, या डिसिप्लिन? तो अनुशासन यानी जिसे हम डिसिप्लिन कहते हैं उस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? डिस्पल शब्द से हुई है। टीपी नन के अनुसार अनुशासन का अर्थ क्या है? समाज के नियमों का पालन करना, वन वंस impes and power of regulation, which form बालकों को रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना, पारिवारिक समाज या आज्ञा का पालन करना, ठीक है। तो टीपी नन के अनुसार अनुशासन का अर्थ क्या होता है? वंस इम्पल्सेस एंड पावर ऑफ रेगुलेशन, ठीक है, जिसकी वजह से हम खुद को जो है रेगुलेट कर पाते हैं, ठीक है, उसके बारे में। अनुशासन का संकुचन रूप से किस अर्थ में दमन जो है शब्द माना जाता है? मतलब जो अनुशासन है
संकुचित रूप से मतलब सीमित सीमित अर्थों में जब हम उस शब्द के अर्थ को समझते हैं तो दमन करना मानता है समाज के नियमों का, शिक्षकों की आज्ञा का, या बच्चों की इच्छाओं और भावनाओं का, या फिर प्राकृतिक नियम का। तो अनुशासन में जब संकुचन मतलब अनुशासन के अर्थ को जब आप सीमित कर देते हैं तो सीमित अर्थों में अनुशासन का मतलब क्या होता है, दमन। और दमन किस चीज का होगा, किसी भी बच्चे की इच्छाओं का, किसी की भावनाओं का, जहां पर हम दूसरों की भावनाओं को ज्यादा प्राथमिकता ना देकर वही कार्य करने के लिए सामने वाले को विवश करते हैं जो हम चाहते हैं। ठीक है, हम उसकी रुचि के बारे में विचार नहीं करते। प्रकृतिवादी समर्थन के मत के अनुसार अनुशासन का कौन सा प्रकार है, सामाजिक अनुशासन, व्यावसायिक अनुशासन, प्राकृतिक अनुशासन, या फिर आत्म अनुशासन। तो रूसो और स्पेंसर के मत के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए, प्राकृतिक अनुशासन, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रकृति जो है वो स्वयं बच्चे को सिखाती है कि उसने सही किया है या गलत किया है। तो इसे हम प्राकृतिक अनुशासन की श्रेणी में रखते हैं। वह अनुशासन जो व्यक्ति को पूर्ण मानसिक विकास होने के बाद स्वयं में आंतरिक बल से आता है क्या कहलाता है, सामाजिक अनुशासन, व्यक्तिगत अनुशासन, पारिवारिक अनुशासन, या व्यवसायिक अनुशासन। तो वह अनुशासन जो किसी भी व्यक्ति को मानसिक विकास होने के बाद उसे आता है उसे हम व्यक्तिगत अनुशासन कहते हैं, कि हमें जब ये पता लगता है कि क्या सही है क्या गलत है तो हम खुद को कंट्रोल करना सीखते हैं। तो ये व्यक्तिगत, हम अपने आप पर क्या कर रहे हैं, नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का क्या करती है, संशोधन, दमन, स्वाभाविक सामंजस्य और प्रगतिपूर्ण विकास, या फिर केवल सामाजिक विकास करती है। तो क्या करती है शिक्षा, हमारा हर स्तर का विकास करती है जो स्वाभाविक होता है, सामंजस्यपूर्ण यानी एक संतुलन होता है उसमें, प्रगतिशील होता है और हमें हर प्रकार से वह विकसित करने की कोशिश करती है। शिक्षा का सर्वमान्य एवं मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यवसायिक सफलता, सामाजिक विकास, केवल ज्ञान प्राप्त करना, या फिर चरित्र निर्माण। तो सबसे ज्यादा अच्छा और उपयुक्त जो कार्य होता है शिक्षा किसी व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा में प्रवृत्तियों का प्रशिक्षण का अर्थ बालकों में किन प्रवृत्तियों का दमन करना है, सद प्रवृत्तियां, केवल जिज्ञासु प्रवृत्तियां, या फिर मूल प्रवृत्तियां, या व्यावसायिक प्रवृत्तियां। तो शिक्षा में प्रवृत्तियों का प्रशिक्षण यानी कि आपके अंदर जो भी क्षमताएं हैं उन प्रवृत्तियों की बात हो रही है कि गुण जो विद्यमान है तो वो क्या है, आपकी मूल प्रवृत्तियां, जन्म से ही आपको वो प्रवृत्तियां प्राप्त हैं, जन्म से ही आपके अंदर वो गुण पाए जाते हैं, तो वो मूल प्रवृत्तियों का अर्थ जो है दर्शाते हैं। चेचक का रोग किसके द्वारा फैलाया जाता है, जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, विषाणु के द्वारा, या फिर प्रोटोजोआ के द्वारा। तो चेचक का जो रोग है वो वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा फैलाया जाता है। चेचक के रोग का उपचार क्या है, विशेष औषधियां, आयुर्वेदिक औषधियां, एंटीबायोटिक दवाइयां, उत्तम से उत्तम परिचर्या और देखभाल, या फिर केवल हल्का भोजन। तो चेचक का केवल वैक्सीनेशन होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। और इसको होने के बाद हम क्या करते हैं कि व्यक्ति की अच्छे से देखभाल की जाती है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर से उसे वंचित रखा जाता है, डॉक्टर से आप उसे ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, लेकिन वो भी क्या करते हैं एक अच्छी देखभाल करने के लिए उसके लिए कुछ हाइजीन बातों के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे आपको उसकी रक्षा करनी है या सुरक्षा करनी है, कैसे उसको और संक्रमित होने से बचाना है, दूसरे लोगों को बचाना है। तो उत्तम देखभाल और दिनचर्या जो है उसकी हमें सही रखनी होती है ताकि हम उसको जल्दी से जल्दी ठीक कर सकें। फिर चेचक का जो टीका है जन्म से कब तक लगाया जाना चाहिए, 1 साल के भीतर, 5 वर्ष के भीतर, पहले 3 महीने के अंदर, या 10 साल के भीतर। तो टाइम टू टाइम क्या होती है, कुछ ऐसी स्टेज आती है लाइफ में जब चेचक जो है बहुत एक्टिव होता है इसका वायरस और वो आपको ये बीमारी फैला सकता है। तो जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, जन्म के पहले 3 महीने में, जन्म के बाद पहले 3 महीने के अंदर अंदर ये टीकाकरण बच्चे का हो जाना चाहिए, तो वो उसे इस बीमारी से बचाने की जो है क्षमता रखता है। चेचक का प्रतिरक्षण एक बार टीका लगने के बाद कितने समय तक रहता है, मतलब अगर आपने एक बार वैक्सीनेशन करवा लिया तो वैक्सीनेशन के प्रभाव के कारण कितने वर्षों तक आपको इस रोग से वो बचा कर रखेगा, 1 साल, 2 साल,
3 से 5 साल या 5 से 10 वर्ष। तो 5 से लेकर 10 वर्ष के बीच में क्या है, ये आपकी रक्षा करता है। मतलब उतने समय के लिए प्रतिरक्षण आपके शरीर में जो है इम्यूनिटी आपकी बरकरार रहती है इस प्रकार के वायरस से लड़ने के लिए। यानी जब भी आपने वैक्सीनेशन करा लिया है, वैक्सीनेशन कराने के 5 से 10 साल के बीच अगर कभी भी वायरस अटैक करेगा तो आपका शरीर अपने आप ही क्या कर लेगा, उस वायरस को से आप खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो आपको कोई बीमारी नहीं होती या उसका प्रभाव उतना ज्यादा नहीं होगा आपके ऊपर। और उतने समय के बाद फिर से आपने देखा है कि वैक्सीनेशन, और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो बच्चों पर बहुत जल्दी अटैक करते हैं या फिर उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, इसलिए ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो वैक्सीनेशन की जो टर्म है उसके अनुसार आपको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। मनुष्य के शरीर को स्वस्थ और सुचालू बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? केवल प्रोटीन की, केवल जल की, शक्ति और गर्मी की, या फिर केवल खनिज की? तो किसकी आवश्यकता होती है? शक्ति और गर्मी, ऊर्जा और एनर्जी की, हीट एनर्जी। भोजन के पोषण तत्वों में कौन सा तत्व शरीर को ताप, गर्मी, विकास के भोजन का मुख्य आधार है? प्रोटीन, वसा, कार्बोज या खनिज लवण? तो भोजन के पोषक तत्वों में जो कार्बोज है यानी कार्बोहाइड्रेट, वो क्या है, हमारे लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होता है आपके शरीर की विकास के लिए। भोजन में किस तत्व की अधिकता शरीर के लिए बुरा प्रभाव डाल सकती है? प्रोटीन, वसा, रासायनिक तत्व या फिर जल? तो भोजन में किस तत्व की अधिकता जो है वो क्या करती है, हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव डालती है? रासायनिक तत्वों का ज्यादा प्रयोग जो है वो क्या करता है, हमारे ऊपर बुरा प्रभाव डालता है। गॉर्डन थॉमसन ने शब्दों में अनुशासन के संदर्भ में व्यापक रूप से किसका महत्वपूर्ण स्थान बताया है जो विशेष रूप से संबंधित नहीं है? परिवार का, स्कूल का, धर्म का, प्रेस का? तो गॉर्ड थॉमसन ये मानते हैं कि प्रेस का जो है हमारे अनुशासन पर विशेष प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये हमें सीधे रूप से प्रभावित नहीं करता है। ठीक है। सामाजिक अनुशासन का मुख्य आधार क्या है जिसके कारण बालक सामाजिक कार्यों को नहीं करता? दंड का भय, सामाजिक नियमों और आदर्शों का अनुसरण, माता पिता का डर या आत्मनियंत्रण? तो सामाजिक अनुशासन का जो आधार है जिसके कारण कोई भी बच्चा जो है सामाजिक कार्यों को नहीं करता, वो क्या है, सामाजिक नियमों और आदर्शों का अनुकरण करना। ठीक है। अनुशासन के व्यापक रूप के अर्थ में से क्या तात्पर्य है? ठीक है, दमनकारी नियंत्रण, किसी प्रकार का दबाव, आत्मनियंत्रण या आत्म अनुशासन, सामाजिक अपेक्षाओं का पालन करना। तो आत्म अनुशासन यानी स्वयं को नियंत्रण करना, अपने आप पर नियंत्रण करने को अनुशासन कहते हैं, अगर आप इसके सही अर्थ को समझते हैं तो। फिर है व्यवसायिक अनुशासन, यानी जिसमें हम व्यवसाय के आधार पर क्या कर रहे हैं, कार्यों को चला रहे हैं। व्यावसायिक अनुशासन व्यक्ति को अपने जीवन में किन गुणों के लिए बाध्य करता है? चालाकी और चतुराई के लिए, बल और शक्ति के लिए, ईमानदारी, निपुणता और परिश्रम और विनम्रता के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा? तो आपने देखा है व्यवसाय में जो है क्या है, अगर व्यवसाय में अनुशासन की बात आती है तो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? ईमानदार, निपुण होना चाहिए अपने काम में, मेहनती होना चाहिए, उसके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप एक अच्छे व्यवसाय को जो है वो संचालित कर सकते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों में प्रवृत्तियों का प्रशिक्षण का संबंध बालक की किस शक्ति से होता है? शारीरिक शक्ति से, सामाजिक चेतना से, बुद्धि या आत्म प्रदर्शन से, या फिर चरित्र निर्माण से? तो शिक्षा के उद्देश्यों में प्रवृत्तियों का मतलब हमें हमारे अंदर जो गुण है उसको हमें क्या करना है, विकास करना है, उसको शिक्षित करना है या उसको बढ़ाना है। तो इसके लिए हमारी बुद्धि और आत्म प्रदर्शन का जो है विशेष महत्व होता है। सांस्कृतिक संरक्षण का संबंध शिक्षा के किस कार्य से है? भौतिक प्रगति से, भविष्य की तैयारी से, शताब्दियों पुरानी संस्कृति विरासत की सुरक्षा से, या राष्ट्रीय भावना के विकास से? तो संस्कृति का संरक्षण यानी अपने कल्चर को बचाकर रखना है, और ये हमें ये बताता है कि सदियों पुरानी जो आपकी संस्कृति है उसको आप कैसे सुरक्षित रख सकते हैं या उसको आप कैसे बनाकर रख सकते हैं, उससे जो है ये
जुड़ा हुआ है। डीवी के अनुसार यानी जॉन डीवी के अनुसार सामाजिक चेतना विकास का शिक्षा में किस साधन के द्वारा होता है? सामाजिक चेतना का विकास शिक्षा में किस साधन के द्वारा होता है? कठोर दंड के द्वारा, धार्मिक शिक्षा के द्वारा, निश्चित और अत्यंत साधनों के द्वारा, या फिर केवल व्याख्यान विधि के द्वारा? तो जॉन डीवी ये मानते हैं सामाजिक चेतना की जब बात आती है, समाज में चेतना लाने की, तो शिक्षा के साधन में क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए, और निश्चित मतलब फिक्स होना चाहिए, और एक साथ बहुत सारे साधन आपके पास होने चाहिए जो क्या करेंगे? आपकी सामाजिक चेतना को फैलाने में सहायता करेंगे। वेबस्टर के शब्दों में चरित्र निर्माण के लिए ज्ञान प्राप्ति किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? समाज में उच्च स्थान दिलाने के लिए, वह व्यक्ति जो ज्ञान में सफलता पाता है वही व्यक्ति चरित्रवान भी होता है, व्यवसाय में सफलता के लिए, या परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए? तो वेबस्टर जब चरित्र निर्माण की बात आती है तो कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति का जो उद्देश्य है वो ये है कि वो व्यक्ति सफल होता है जिसका चरित्र क्या है? अच्छा है, उसे सफलता अवश्य मिलती है, ये इस चीज को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 39, मौखिक संप्रेषण को सफल बनाने के लिए छात्रों को किस कौशल के विकास में सक्षम होना चाहिए? केवल वाचन यानी बोलने, केवल लेखन यानी लिखने के उसमें, तर्कपूर्ण ढंग से वाद विवाद करने के उसमें, या केवल शांत रहने के स्तर पर? तो जब भी हम मौखिक संप्रेषण यानी ओरल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ओरल कौशल आपको ये कहता है कि आपके अंदर तर्क करने की शक्ति होनी चाहिए, मतलब अपने विचारों को रखने की क्षमता होनी चाहिए, अपने आधार पर चीजों के सही और गलत को समझने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी पक्ष के अच्छे और बुरे पहलुओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप किसी से वाद विवाद जो है वो कर सकते हैं। दैनिक जीवन में मौखिक अभिव्यक्ति की क्या आवश्यकता है या किस लिए आवश्यकता नहीं है? तो दैनिक जीवन में परिवार से बातचीत करने के लिए, दुकान से सामान खरीदने के लिए, लिखे हुए पत्रों का अनुवाद करने के लिए, या आपस में बात करने के लिए? तो आप ये देखेंगे कि दैनिक जीवन में हमें आवश्यकता पड़ती है। अगर आप क्या कर रहे हैं, परिवार से बातचीत कर रहे हैं तो मौखिक संप्रेषण की आवश्यकता है, लेकिन दुकान से सामान खरीद रहे हैं तो मौखिक संप्रेषण की आवश्यकता है, लेकिन आपस में बात कर रहे हैं तब भी आपको आवश्यकता है, जब भी आप क्या कर रहे हैं, पत्रों का अनुवाद कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आपको मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता ज्यादा नहीं होती। आप अपने मन में भी अनुवाद कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हर रोज ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती है। वर्णन या मौखिक अभिव्यक्ति के किस रूप के लिए उपयोगी है? पठन कौशल के लिए, मतलब पढ़ने के लिए, व्याकरण शिक्षण के लिए, वर्णन मौखिक अभिव्यक्ति के लिए, या कहानी सुनाने के लिए? तो चित्र वर्णन यानी किसी भी चित्र को देखकर उसके बारे में दी जाने वाली जानकारी को हम क्या कहते हैं? वर्णन मौखिक अभिव्यक्ति। ठीक है, कि मतलब जो भी आपको क्या कर रहा है, उस चित्र में दिखाई दे रहा है, उसको आप क्या कर रहे हैं? वर्णित कर रहे हैं, मतलब उसके बारे में आप बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि आप अपने अनुसार क्या कर रहे हैं? किसी भी चित्र का अनुवाद कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं, तो उसको हम चित्र वर्णन की श्रेणी में रखते हैं। फिर एक कविता पाठ। कविता पाठ में कविता कंठस्थ करके उन्हें सुनाने से विकास होता है? तर्क शक्ति का, श्रवण कौशल का, लेखन कला का, या अनुशासन का? तो किसी भी कविता को याद करके, ठीक है, उसे सुनाने से क्या होता है? आपके श्रवण कौशल विकसित होते हैं। ध्यान पूर्वक चीजों को सुनने से आपकी सुनने की जो क्षमता है वो ज्यादा विकसित होती है, ज्यादा बेहतर बनती है, और ये आपके श्रवण कौशल के विकास के लिए बड़ा ही आवश्यक और जरूरी होता है। भाषा शिक्षण में बोलने के बाद बच्चों को किस कौशल का अभ्यास कराया जाता है? मतलब जब वो बोलना सीख लेते हैं फिर उन्हें क्या सिखाया जाता है? लिखना, व्याकरण करना, व्याकरण को समझना या पढ़ना, या उच्चारण करना?
तो जब वह बोलने सीख लेते हैं तो उन्हें पढ़ना सिखाया जाता है, ठीक है, अक्षरों को जोड़ना सिखाया जाता है। तो पढ़ना और लिखना वैसे एक साथ सिखाया जाता है, लेकिन पढ़ना जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पेंसिल पकड़ने पर उतना जोर नहीं देते हैं वो, क्योंकि अक्षरों की बनावट में आने में समय लगता है, लेकिन बच्चा अक्षरों को पहचान कर उनको जोड़कर मानसिक आधार पर जो है वो बेहतर रूप से क्या कर पाता है, उसको सीख पाता है। लेखन कौशल का मानसिक आधार किसे माना जाता है? अक्षरों का भौतिक रूप, ध्वनि उत्पादन, संप्रेषण के विषय में विचार, या केवल लिपि। लेखन कौशल का मानसिक आधार हम मानते हैं किसे, कि किसी भी चीज को लिखने के लिए सबसे ज्यादा बेसिक चीज क्या चाहिए, किसी भी संप्रेषण के विषय में विचार। मतलब किसी भी चीज के बारे में जब आप विचार कर पाएंगे तो ही आप उसके बारे में लिख पाएंगे। तो बहुत जरूरी ये है कि आपके किसी भी चीज को लेकर जो विचार हैं वो इतने अधिक होने चाहिए कि आप उसे लिखित तौर पर क्या कर सकें, व्यक्त कर सकें। व्याकरण के समुचित ज्ञान से छात्रों की कौन सी अशुद्धियां दूर होती हैं? स्वर अशुद्धियां, क्रिया अशुद्धियां, समास उपसर्ग प्रत्यय की अशुद्धियां, या वर्तनी की अशुद्धियां। तो व्याकरण के संपूर्ण ज्ञान से, अगर आपको व्याकरण का एक अच्छा ज्ञान है, पूरा ज्ञान है, तो ये आपकी समास उपसर्ग प्रत्यय आदि संबंधी अशुद्धियों को दूर करता है, क्योंकि वो आपको ये बताता है कि किसी भी शब्द को कैसे बनाया जाता है, ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या होते हैं, समास क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो भाषा में जैसे आपने जितनी भी कविताएं पढ़ी हैं, जितनी भी दोहे पढ़े हैं, उनमें जो समास है वो क्या करते हैं, ऐसे शब्द लेकर आते हैं, जैसे पूरी एक लाइन को आपने एक शब्द में व्यक्त कर दिया तो उसके अर्थ को दर्शाने में, उसके अर्थ को समझने में आपकी सहायता करता है। अक्षर विन्यास की अशुद्धियों को दूर करने के लिए उदाहरण के तौर पर किस मात्रा का ज्ञान देना जो है आवश्यक है? ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ई की मात्रा, या ओ की मात्रा। तो वर्क्षर के विन्यास के लिए, मतलब जब आप अक्षर को क्या करते हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो या तोड़ रहे हैं, तो उस समय हमें ई की मात्रा यानी व्यंजन के बाद आने वाले शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। तो अक्षर विन्यास के लिए ई की मात्रा का ज्ञान होना आवश्यक है। संशोधन करते समय अध्यापक को विद्यार्थी की कॉपियों पर किस रंग की स्याही से ईमानदारी के साथ चिन्ह लगाना चाहिए? नीला, काला, हरा, या लाल। तो जब भी आप क्या कर रहे हैं, कॉपी की चेकिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉपी की चेकिंग करते वक्त बच्चे की गलतियों को लाल स्याही से आपको जो है मेंशन करना चाहिए, उनको सही लिखना चाहिए, ताकि बच्चे अपनी गलती को समझ सकें, ठीक है, उसको ठीक कर सकें। तीव्र गति से चलने तीव्र गति से लिखने के कारण बच्चों के हस्तलेखन में क्या विकार आता है? शुद्धता, स्पष्टता, अनुरूपता, प्रतिलिपि, या भुलक्कड़ आदि, या फिर रचनात्मकता। तो जब आप तेज गति से लिख रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, अनुरूपता आ जाती है, ठीक है, सही से शब्द ऊपर नीचे लिखे गए, या शब्द जो है बड़े ही अच्छे नहीं लिखे गए, ठीक है। प्रतिलिपि मतलब जैसा आपको मिल रहा है वैसा आपने उसको लिख दिया, वैसी की वैसी जो है गलत है, सही है, आप मात्राओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वैसे का वैसा आपने उसे लगा दिया। और फिर आप क्या करते हैं, बीच में भूल भी जाते हैं चीजों को, तो उनको छोड़कर आप आगे बढ़ जाते हैं। तो ये गलतियां होती है जब अभी आप क्या कर रहे हैं, तेजी से किसी चीज को लिखते हैं। फिर विलगेम एंड सिवेल के द्वारा वर्गीकृत पिक्टोरियल चिन्हों की मुख्य विशेषता क्या है? अमूर्तता, जिसके संदर्भ में कोई वस्तु और उसे बहुत निकटता से समानता से क्या किया जाए, उसका प्रदर्शन किया जाए। केवल शब्दों को समझा जाना, या ऐतिहासिक परंपराओं पर आधारित होना। तो विल्हेम और सिवेल के द्वारा वर्गीकृत, ठीक है, कि जो उन्होंने वर्गीकरण किया पिक्टोरियल चिन्हों का, उनके आधार पर वो कहते हैं कि इसकी विशेषता क्या है, कि जो पिक्टोरियल चिन्ह होते हैं, जो पिक्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्चर्स के माध्यम से जब आप किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या होते हैं, उस चीज के काफी निकट होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं लगभग उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसा कि वो दिखता है। एक संकेत जो ऑस्ट्रेलिया से आसानी से समझा जा सकता है, उसको उसका भारत में समझना क्यों कठिन है? मतलब मान लीजिए कोई ऐसा चिन्ह है, कोई ऐसा सिंबल है जिसे ऑस्ट्रेलिया के लोग बड़ी आसानी से समझ पा रहे हैं, लेकिन आप भारत में रहकर उसे समझ नहीं पा रहे हैं,
तो इसका कारण क्या हो सकता है? भौगोलिक दूरी, सांस्कृतिक विभिन्नताएं, तकनीकी अंतर या केवल व्यक्तिगत भिन्नता? तो इसका एक कारण ये है कि सांस्कृतिक भिन्नता, कि वहाँ की संस्कृति में हो सकता है उस शब्द का मीनिंग या उस शब्द के लिए किसी अलग प्रकार के चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, किसी चीज को दर्शाने के लिए किसी चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपकी संस्कृति में ऐसा नहीं है। डिजाइन बनाते समय बच्चों के लिए चिन्ह हेतु किसका ध्यान रखना अनिवार्य है? जटिलता का, सीमित योग्यता को पढ़ने की क्षमता का, बहुभाषी होने का या राजनीति संदर्भ का? तो जब भी हम बच्चों के लिए कोई चित्र डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको याद रखना होता है कि हमारे पास क्या है, सीमित योग्यता है, कि बच्चे क्या है, लिमिटेड स्तर पर जो है उनकी क्षमता अभी विकसित हुई है। अगर आप एज ग्रुप की बात करें और हम चाहते हैं कि हर एज ग्रुप उसको क्या कर पाए, समझ पाए, तो आपको उसके लिए वैसा ही डिजाइन जो है बनाना पड़ेगा जिसमें पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। केवल चित्र जो है वो क्या कर रहे हैं, आपको ये बता दे रहे हैं कि ये किस चीज को दर्शा रहा है। तो सीमित योग्यता होती है बच्चों की, उस आधार पर हमें किसी भी डिजाइन को क्या करना है, प्रस्तुत करना चाहिए। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स रोग के विषाणु शरीर में कहाँ से प्रवेश करते हैं या कहाँ प्रवेश करते हैं? रक्त की वाहिकाओं से, पेट में, सांस के साथ गले, कान और फेफड़ों में या हड्डियों में? तो हमेशा क्या होता है, जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु होते हैं, इनका क्या होता है, एक टारगेट होता है कि यहाँ से अगर वो एंटर करेंगे तो आपके शरीर को जल्दी जो है टारगेट कर पाते हैं, बीमार कर पाते हैं। इसी तरह जो स्मॉल पॉक्स है वो सांस के गले, सांस के साथ गले में, मतलब जब आप सांस लेते हैं तो वो उस वायु के साथ आपके शरीर में एंटर करती है, आपके कान और फेफड़ों को क्या करती है, नुकसान पहुंचाने लग जाती है। चेचक के लक्षण में शरीर पर दाने निकलने के कितने दिनों बाद शुरू होते हैं? 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 7 दिन बाद? तो आप ये देखेंगे कि चेचक जब किसी व्यक्ति को होता है तो उसे फीवर होता है 2-3 दिन, ठीक है, और फीवर के बाद आपने देखा है कि उसे जो है छोटे छोटे रैशेज जो है शरीर पर दिखने लगते हैं, जिसे हम जो है चेचक के लक्षणों का एक वो मानते हैं, सूचक। चेचक के रोगी को 103 या 104 डिग्री बुखार आता है, ठीक है, यह कैसा बुखार होता है? ठीक है, कपकपी के साथ आएगा, थकान के साथ होता है, तेज बुखार होता है या त्वचा का रंग बदलने लगता है? तो चेचक के रोग में जब किसी व्यक्ति को 103-4 बुखार हो रहा है तो इसे हम तेज बुखार जो है देखने को मिलता है। फिर चेचक के रोगी की उपयोगी सभी वस्तुओं को साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए? पानी का, साबुन का, कीटनाशक घोल का या डिटर्जेंट का? तो क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार का संक्रमित रोग है, जल्दी से फैलने वाला है, इसलिए हम रोगी की सभी चीजों को, ठीक है, चाहे उसके कपड़े हो, बर्तन हो, उसके संबंधित हर एक सामान को हम क्या करेंगे, कीटनाशक घोल से धोते हैं ताकि जो वायरस है वो पहले ही उससे दूर हो जाए। भोजन या तापीय संबंध में खोजों से यह ज्ञात होता है कि ताप, गति और विकास के लिए भोजन के कितने मुख्य तत्व होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो भोजन में और तापीय संबंध में, ठीक है, यानी हीट से रिलेट किया जा रहा है, तो इसके क्या होते हैं, 4 मुख्य तत्व होते हैं। भोजन में किस तत्व की कमी से शरीर की सभी क्रियाएं प्रभावित होती हैं? खनिज, लवण, प्रोटीन, वसा या उपरोक्त चारों? तो 4 तत्व अभी हमने पढ़े भोजन में शरीर के लिए चाहिए, जिसमें कार्बोज, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण होते हैं, ठीक है। ये नहीं हो तो हमारे शरीर में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है और आपके शरीर का विकास रुक जाता है। व्यवसायिक शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षा और मनोरंजन तथा ताप आदि कार्य किस क्षेत्र में शामिल हैं? व्यक्तिगत में, परिवार में, शिक्षा के साधन या व्यापक रूप में या सामाजिक? तो व्यवसायिक शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षा, मनोरंजन सभी क्या है, शिक्षा के साधनों के एक रूप है, मतलब माध्यम है जिसके माध्यम से हम अलग अलग शिक्षा को प्रदान कर सकते हैं। शिक्षण साधनों के वर्गीकरण में सक्रिय साधनों के अंतर्गत कौन सा साधन नहीं आता? दूरदर्शन, क्लब, प्रेस, रेडियो?
तो शिक्षा के साधनों के बारे में हमने बात की थी, जिसमें जो है दूरदर्शन भी पढ़ने का एक माध्यम हो सकता है। क्लब में आपको जो है अलग प्रकार की चीजें सीखने को मिलती है, लेकिन जो प्रेस है वो क्या है, सक्रिय साधनों में नहीं आता। ठीक है, मतलब प्रेस एक ऐसी चीज है जैसे आप न्यूज़पेपर है, ठीक है, आपने पढ़ लिया तो पढ़ लिया, आपको जानकारी मिल गई, ठीक है, लेकिन रेगुलरली वो आपको क्या नहीं करता, प्रभावित नहीं करता। फिर है तीसरे वर्गीकरण के अनुसार शिक्षा के साधनों के चार प्रकारों में से एक क्या है, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक या नैतिक। तो तीन वर्गीकरण के आधार पर हमने पढ़ा था कि शिक्षा के चार साधनों में एक साधन क्या होता है, आर्थिक साधन होता है, जो शिक्षा को क्या करता है, प्रभावित